मेरे साथ काशिफ सिद्दीकी साहब हैं, जो कि झारखंड के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस वक्त सह राष्ट्रीय पूर्व कमेटी के मेंबर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको उत्तर प्रदेश पश्चिम का चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप लगे हुए हैं, हम लोग सब देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, चुनावी तैयारी कैसी है आपकी पार्टी की, आजाद समाज पार्टी? देखिए, आजाद समाज पार्टी और संगठन जो हमारा है भीम आर्मी, जो सोशल संगठन है, वो तकरीबन पिछले 10 सालों से, एक दशक से वहां पर एक्टिव है। और आजाद समाज पार्टी पिछले 2 सालों से काम तो आजाद समाज पार्टी पिछले 6 सालों से कर रहे हैं वहां पर। 2020 से पार्टी बनी हमारा। लेकिन आजाद समाज पार्टी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद साहब चुन के आए नगीना से लोकसभा सांसद बने, उसके बाद से पार्टी की जो रफ्तार है वो तेज हो गई। हम कह सकते हैं कि तूफान की रफ्तार से पार्टी आगे बढ़ रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद साहब जब सांसद नहीं थे तब भी उतने मुखर थे। सांसद बनने के बाद अब शक्ति हमारी बढ़ गई, क्योंकि जो मुद्दे हम जमीन पर उठाते थे, मुद्दे को उठाना शुरू कर दिए पार्लियामेंट में। तो तैयारी तो यकीनी तौर पर बहुत मजबूत है, क्योंकि हमने दलितों में, आदिवासियों के, वहां पर पिछड़ों में, मुसलमानों में काफी मेहनत की है। और ये सारे समाज के मुद्दे हमने उठाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संविधान की शपथ जब ली, उसके बाद संविधान की शपथ लेने के बाद लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं। तो हर तबके में, वो तबका मजलूमों का हो, किसानों का हो, हमारे महिलाओं का, हमारी बहनों का हो, मुसलमानों का हो, दलितों का हो, आदिवासियों का, पिछड़ों का, हर मुद्दों पे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखर है। तो तैयारी हमारी जबरदस्त है। और जिन मुद्दों को हमने उठाया है, आज शराबबंदी को लेकर, 12वीं तक की शिक्षा को फ्री करना, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा देना, किसानों को मुआवजा देना, हमारे पुलिसकर्मी जो है वो सारे परेशान मुद्दे हैं। बॉर्डर स्कीम है कि हम एक पुलिस है जो चाहे उसके बाद ट्रांसफर होते रहता है, तो ट्रांसफर को रुकवाना, उनकी 8 घंटे की नौकरी करना, पूर्ण रूप से शराबबंदी करना। इन सारे मुद्दों को लेकर आज जो 35 मुद्दे हमने जो फ्लोट किए हैं, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, उस पर लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हमारे जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हर दिन हर समय एक्टिव है, अग्रसर है और मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी धामपुर में मजार का मुद्दा था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में हमारे भाई को जातिवादियों ने, जातकवादियों ने मार दिया। तो हर मुद्दे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुखर हैं और आजाद समाज पार्टी के नेता मुखर हैं। नतीजा ये है कि आज वहां के जबान पर, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आजाद समाज पार्टी सबसे मजबूत पार्टी और विकल्प बनकर सबसे मजबूत विकल्प बन जाएगी। जैसा कि हम लोगों को पता है, चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है उत्तर प्रदेश का। एक बड़ी चुनौती ईवीएम का जो है, एक तरह से कह ले, क्या सच्चाई है ये तो पूरा नहीं मालूम, लेकिन ईवीएम में जो गड़बड़ी का मामला लगातार चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। अगर इस तरह की इतनी बड़ी चुनौती रहेगी तो इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, यकीनी तौर पर ईवीएम में घोटाला है। बीजेपी और दीगर पार्टियों ने ईवीएम घोटाला करके चुनाव को बनाया। इसके पहले कांग्रेस ने किया, बीजेपी कर रही है। जो हुकूमत में रहती है वो अपने लेवल पे करप्शन करती है, और करप्शन इन द सेंस कि वो चुनावी करप्शन करती है, इसको मैं कहता हूँ, घोटाला करती है, करप्शन। और जो उनके पास जो रिसोर्सेज है, जो मिनिस्ट्री के पास रिसोर्सेज है, होम मिनिस्ट्री के पास जो बल धन बल है, सबका इस्तेमाल भी करती है। लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब नगीना से चुनाव लड़े, तो हम लोगों ने वहां पर पहरेदारी, जो बैलेट पेपर जहाँ रखा जाता है, या फिर आप समझ लीजिए कि जो ये बूथ ईवीएम मशीन रखा जाता है, तो उस ईवीएम मशीन जहाँ रखा गया, वो हम लोग तो स्ट्रांग रूम में, तो स्ट्रांग रूम में हमने तकरीबन 1.5 महीने तक वो वहां पर पहरेदारी की। उसका नतीजा ये कि वहां पर एक भी परिंदा भी पर नहीं मार पाया। तो अगर उनके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पद, हो सकता है कि वो उतने संजीदा ना हो सकता है कि उनको अपने नेताओं पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, जीत पे यकीन ना हो। राष्ट्र समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जीत को लेकर यकीनी तौर पर मेहनत करता है। और हम यकीनी तौर पर जहां आजाद समाज चुनाव लड़ेगी, आप देखिएगा वो मजबूत होंगे हम। और हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 24-24 घंटा बगैर नींद की एक झपकी लिए हुए काम करते हैं, और हमने करके दिखाया नगीना में। तो जिनका डंडा मजबूत होता है, वो पार्टी के साथ में गलत करना मुमकिन नहीं हो पाता। तो मेरा ये मानना है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, सक्षम है। उनके पास यकीनी तौर पर हो सकता है कि धनबल ना हो, लेकिन मनबल हमारा बड़ा जबरदस्त है, मनोबल जबरदस्त है। और आजाद समाज पार्टी इस बात को मानती है कि घोटाला होता है ईवीएम पर, लेकिन सिर्फ ईवीएम पे सब कुछ कर देना, तो फिर कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में और दीगर जगहों पर घोटाला क्यों नहीं कर पाए लोग? तो कहीं ना कहीं जहां पर मजबूत कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी का संगठन मजबूत होता है, वहां इनको करने में दुश्वारी होती है। एक सवाल थोड़ा सा हटके, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के हारने का कारण एसआईआर, ईवीएम, या इसके अलावा कुछ और भी था? ममता बनर्जी का जो हारने का कारण है, उनकी एरोगेंसी है। आपने देखा है ममता बनर्जी हारी, उसकी कई सारी वजूहत है। मैं तो इनकी 2-3 चीजों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने यकीनी तौर पर जो बीजेपी है, उसने अपने पूरे धन बल का, हर तंत्र का इस्तेमाल किया, जो हमेशा करते रहे। इसके पहले भी उन्होंने जो चुनाव हुआ, बाईपोल हुआ उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी किया, तो यहाँ पर भी किया, यकीनी तौर पर यह है। लेकिन ममता बनर्जी की जो एरोगेंसी है,
ममता बनर्जी की जो पार्टी थी, ममता बनर्जी के लोग खुद उससे नाराज थे। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनसे काफी खासी नाराजगी थी। उन्होंने जितने भी पुराने लोग थे, टॉप लीडर्स थे, उनको हाशिए पे खड़ा कर दिया, नजरअंदाज किया। आप देखेंगे ममता बनर्जी की पार्टी जब हारी है वहां पर, तो लोग आक्रामक हैं उनको मारने के लिए। उनके एमएलए एमपी दौड़ाए जा रहे हैं, उनके मेयर डिप्टी मेयर रिजाइन दे रहे हैं, उनके वार्ड पार्षद रिजाइन दे रहे। क्या वजह उसकी है? उनकी पूरी टीम टूट गई, पार्टी खत्म हो गई। ऐसे तो पूरे प्रदेश में कहीं पर नहीं हुआ, ऐसे तो पूरे देश में किसी प्रदेश में भी नहीं हुआ। और जहां पर हो रहा कारण जरूर है कि मान सम्मान कार्यकर्ताओं को नहीं मिला होगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आती है कि ममता बनर्जी को हराने के लिए सो कॉल्ड इंडिया अलायंस जो था लोकसभा चुनाव में, वो खत्म हो गया था। वहां पर जितने वोट सीपीएम सीपीआई और कांग्रेस को आई है, खासकर सीपीएम को और कांग्रेस को, उतने वोट से ममता बनर्जी हारी है। 48 लाख वोट इन दोनों गठबंधन को आया और ममता बनर्जी हारी 32 लाख वोटों से। तो जो इंडिया अलायंस था, सवाल इंडिया अलायंस के लोगों से है, वो इंडिया अलायंस कहाँ गुम हो जाता है? वो यही काम कांग्रेस ने वहां पर भी किया, दिल्ली में भी किया। यही काम कांग्रेस ने बिहार में भी किया। बिहार में 13 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के साथ में थी, आरजेडी के साथ में, और दोनों आपस में लड़ रहे थे। सीपीएम आरजेडी और कांग्रेस लड़ रही थी। तो गठबंधन कहाँ चला गया उनका? जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात कर रहे हैं, मोदी हटाने की बात कर रहे हैं, योगी हटाने की बात कर रहे हैं, गठबंधन कहाँ चला गया उनका? महाराष्ट्र में गठबंधन कहाँ चला जाता है? मध्य प्रदेश में अभी गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में, और जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो गठबंधन कहाँ चला गया? अखिलेश यादव ने चीख के चिल्लाया वहां पर कि कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस जो है विरोधी है पिछड़ों की, उनको वोट मत देना। तो ये तो जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये आवाम को समझना पड़ेगा कि झूठा गठबंधन करके करेंगे क्या? वही कांग्रेस चीखती रह जाके ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ी। अगर मिल के लड़ते तो ये हालत नहीं होती। हम तो नहीं गए चुनाव लड़ने के लिए वहां पर, और पार्टी चुनाव लड़ने वहां पर नहीं गई। तो नतीजा क्या है? अजमल साहब के साथ क्या किया इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने वहां पर 13 सीटों करके 2 सीट पे ले आई वहां। और जो सीटें कांग्रेस जीत रही है पश्चिम बंगाल में और असम में, सारे मुस्लिम लीडर जीत रहे हैं। तो मुसलमानों को छोड़कर कौन उनको वोट देता है? इनके अपने पास जाति का वोट नहीं है। जिस जाति की पार्टी है कांग्रेस, जिस जाति को हम ब्राह्मण कहते हैं, जिस जाति की पार्टी कांग्रेस, उनके अपने वोट नहीं है कांग्रेस के पास। तो पिछड़ों का वोट उनके पास में नहीं है, दलितों का वोट उनके पास में नहीं है, आदिवासियों का वोट उनके पास में नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट है। अब तक कांग्रेस को मुसलमान हो रहा है, बस इसको सिवा कुछ नहीं है। आपका जो चुनाव हो रहा है और खासकर पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश पश्चिम के, आपको कितनी उम्मीदवार, कितनी सीट निकल सकती है आप लोगों की इस बार? देखिए, हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, हम दोनों को देख रहे हैं। हमारी टीम बहुत मजबूत है। और हमारी टीम, क्योंकि हमारी पार्टी पिछले 6 सालों से मेहनत कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मुद्दे को उठाते हैं, भीम आर्मी हर मजलूम तबके के मुद्दे को उठाती है, मजबूती से उठाती है। आप देख लीजिए, अगर आप मीडिया की, आप तो उनके जागरूक पत्रकार हैं, मीडिया में अगर आप है रहते देखते होंगे, हर मुद्दों पर इतना मुखर आजाद समाज पार्टी है कोई भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कभी बात नहीं, मुद्दा मुसलमानों का नहीं उठाया। कांग्रेस ने कई मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाया। अब चुनाव आ रहा है तो मुसलमान मुद्दा उठाना शुरू कर दे रहे हैं। आजम खान साहब सबसे बड़े लीडर उनके हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं, कभी मुद्दा उनको नहीं उठाया। अगर अखिलेश यादव जी यादव समाज को लेकर निकल गए होते सड़क पर और आजम खान साहब की लड़ाई को लड़ रहे होते, आजम खान रिलीज हो गए होते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब ने आजम खान के लिए लड़ाई की लड़ी, उनके बेटे की लड़ाई को लड़ी। तो अखिलेश यादव साहब जेल में है, कोई बोलने वाला उनके लिए नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए, हम लोग उनकी बातों कर रहे हैं। तो आप देखिए, क्योंकि हम समाज में जा रहे हैं, हर समाज में मनोबल बढ़ा रहे हैं, हर समाज कॉन्फिडेंस हम ले रहे हैं, हर समाज को हम जागृत कर रहे हैं, उनको अपने अपने गले से लगा रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े हो रहे हैं। आजाद समाज पार्टी जितने सीटों में चुनाव लड़ेगी, मुझे उम्मीद है कि हम 70% ज्यादा सीटों में कामयाब होंगे। और हमारी कोशिश ये है, मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ, हमारी कोशिश ये है कि हम बीजेपी को रोके। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए जो हमारे साथ आने को तैयार है, हम उनका साथ देने को तैयार है। साफ साफ बात यह है कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, इस देश में हक इंसाफ कायम करना है, इस देश में वैकल्पिक राजनीति करनी है। तो हमें इस देश में सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो बीजेपी को एक्चुअली बताना चाहता है वो साथ हमारे आएगा, तो हम साथ देने को तैयार हैं। अब ये एक आखिरी सवाल आपसे, हम सवाल, उत्तर प्रदेश में जिस तरह देखा जा रहा है मुसलमानों पे, दलितों पे लगातार आदिवासियों के जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद भी योगी जी बोलते हैं कि बहुत अच्छा राज्य सुशासन आ गया, सब कुछ ठीक हो गया है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से काम तो कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर वो जुल्म की इंतहा है। मुसलमानों के मदारिस हों, खानकाहें हों, हमारे अकाबरीन की कब्रें हों, इन सब को उठाया गया। पिछले 1 महीने में मुझे जहां तक पता है 17 से 18 मस्जिदों को शहीद किया गया। लेकिन ये सारे चीज होने के बावजूद भी अफसोस इस बात का है कि जो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को अब तक वोट लेते आई है, उनके रहबरों के, उनके लीडरान की तरफ से एक वोट नहीं निकला। योगी आदित्यनाथ जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उस आइडियोलॉजी ने इस देश में गांधी को मारा। वो आइडियोलॉजी ये मानती है कि इस देश में एक खास समूह का राज होना चाहिए, और उसकी तरफ वो चल चुके हैं।
योगी आदित्यनाथ ना ना मैं तो ये बोलता हूँ मुसलमानों का दुश्मन नहीं, वो हिंदुओं का भी दुश्मन है, वो हिंदुओं के बड़े दुश्मन है। मैं ये आपको साफ साफ बात में कहता हूं। जिसको सो कॉल्ड हिंदू भी कहते हो उनके भी दुश्मन है, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं दिया, उन्हें सुख सुविधाएं नहीं दी, अच्छे स्कूल नहीं दिए, अच्छे कॉलेजेस नहीं बनाए, स्टेडियम नहीं बनाए। आज भी वहां पर हमारी बहनें जो महफूज नहीं रात में घूमने में, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। तो जीवन जो है धर्म भरम हो गया। सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी काम करे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए। अगर इस हिंदू राष्ट्र में, अगर ये ऐसा हिंदू राष्ट्र हो तो इस हिंदू राष्ट्र से हिंदू ने हर आदमी पनाह मांगे है। इस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ झूठ है, इस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ अत्याचार है, जुल्म सितम है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को ये मैं आपके माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ कि जुल्म सितम की एक इंतहा होती है, एक वक्त होता है, जब जुल्म खत्म होता है, अंधेरा जितना भी गहरा हो उजाले की किरण आती है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस देश में बहुत जल्दी लोग जागरूक हो रहे हैं, इनकलाब इस देश में आएगा और पूरी सत्ता व्यवस्था परिवर्तन होगा और इस देश में मजलूमों के इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ इस देश में अमन इंसाफ पाएंगे।